गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अध्याय 2 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य एवं ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात महान मुगल शासन के शक्ति प्रतिष्ठा एवं केंद्रीय शासन व्यवस्था का पतन हुआ। मुगलों को संपूर्ण साम्राज्य जिसने वर्ष 1526 से 1707 तक भारत पर शासन किया था, उस सत्ता में निरंतर क्षति हो रही थी। उत्तरवर्ती मुगल शासकों के कार्यकाल में सभी अधीन राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करना प्रारंभ कर दिया। उस क्रम में मुगल सत्ता का न केवल राजनीतिक सीमा संकुचित हुई, साथ ही प्रशासनिक ढांचा भी ध्वस्त हो गया। मुगल साम्राज्य की क्षति के अनेकों कारण थे, जिसमें प्रमुख था औरंगजेब का गल एवं अदूरदर्शी नीतियां एवं रिक्त राजकोष। उत्तरवर्ती मुगल शासकों के कमजोर होते ही भारत में 3 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। इन राज्यों का मुगल साम्राज्य से लगाव उर्फ उपहार एवं भेंट तक सीमित था। 17वीं शताब्दी के स्वतंत्र राज्य: बंगाल, बुंदेलखंड, हैदराबाद, अवध, मैसूर। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां 1713 ईस्वी में स्थापना हुआ था। बुंदेलखंड वीर दाऊद था मोहम्मद अली खां 1717 ईस्वी में। हैदराबाद चिनकिलीज खां 1724 ईस्वी में। अवध शहादत खां 1739 ईस्वी। मैसूर 1761 हैदर अली। बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खां। बुंदेलखंड के संस्थापक वीर दाऊद तथा मोहम्मद अली खां। हैदराबाद के चिनकिलीज खां। अवध का संस्थापक शहादत खां। मैसूर का संस्थापक हैदर अली खां। बंगाल 17वीं शताब्दी में भौगोलिक दृष्टिकोण से आज के बंगाल में बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा राज्य शामिल थे। राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से बंगाल संपूर्ण भारत का सबसे संपन्न राज्य था। 1700 में जहां बंगाल की जनसंख्या महज 15,000 थी, वही 1750 में यह बढ़कर 1.5 लाख हो गई थी। बंगाल के 2 जिले राजनीतिक एवं व्यापारिक दृष्टिकोण से संपन्न थे, कलकत्ता तथा मुर्शिदाबाद। बंगाल में अंग्रेजों ने 1613 से 1663 तक मुगल एवं शासित बंगाल में फैक्ट्री एवं कारखाने स्थापित कर शांतिपूर्ण व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया था। 1616 में डॉक्टर बेंटन के द्वारा मुगल राजवंश की महिला के चिकित्सक उपचार के बदले 3,000 रुपये वार्षिक का बदौलत अंग्रेजों को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा से कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्राप्त हुई थी। 1651 ईस्वी में इस वर्ष मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को सोरा, नील, रेशम तथा चीनी के व्यापार की अनुमति प्राप्त हुई थी। 1658 ईस्वी बंगाल के तत्कालिक नवाब मीर जुमला ने अंग्रेजों के कंपनी के व्यापार को बंद कर दिया, किंतु राजनीतिक प्रक्रिया से अंग्रेजों ने शाइस्ता खां से पुनः व्यापारिक अधिकार प्राप्त कर लिया था। 1670 से 1700 उस कालखंड में अनधिकृत व्यापार, टैक्स फ्री व्यापार करने वाले व्यापारी इंटरलोपर्स ने बंगाल में व्यापारिक एकाधिकार जारी रखा। भविष्य में मुगल एवं अंग्रेज उनके व्यापारिक गतिविधि के कारण विरोधी बन गए। कंपनी में बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी। मुर्शिद कुली खां मूलतः दक्षिण का एक ब्राह्मण था, जिसने औरंगजेब के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म स्वीकार किया। इसका उपनाम मोहम्मद हादी था। इसके द्वारा स्थापित वंश नासिरी वंश के नाम से जाना जाता है। मुर्शिद कुली खां भू राजस्व का विशेषज्ञ था। इसके दौरान भारत में किए गए परिवर्तनों से औरंगजेब प्रभावित हुआ। औरंगजेब के द्वारा मुर्शिद कुली खां को बंगाल का राजस्व संबंधित दीवान नियुक्त किया गया। ढाका के राजनीतिक माहौल से स्वयं को बाहर करने हेतु इसने अपने दीवानी के कार्य को संचालित करने के लिए ढाका स्थल को ढाका से मकसूदाबाद में स्थापित कर दिया। वर्ष 1717 में मुर्शिद को मुगल सम्राट के द्वारा बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। इसी वर्ष फर्रुखसियर ने 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापारिक छूट प्रदान किया। मुर्शिद कुली खां ने इस छूट का विरोध किया था। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र बंगाल राज्य के प्रथम गवर्नर थे। इसने ढाका के स्थान का बंगाल का राजधानी मुर्शिदाबाद स्थापित किया। ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद स्थापित किया। किसने? मुर्शिद कुली खां ने। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में भू राजस्व संबंधित अनेकों सुधार किए थे। इजारेदारी प्रथा, भू राजस्व वसूली हेतु ठेकेदारी व्यवस्था को बढ़ावा देना। इस व्यवस्था में पुनर्निर्धारित भू राजस्व वसूली की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। अब महाजन तथा व्यापारी भी भू राजस्व वसूली का ठेका ले सकते थे।
इस कारण पूर्व के जमींदारों ने इस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया। उस क्रम में 3 जमींदार विद्रोह हुए। प्रथम सीताराम, उदयनारायण और गुलाम अहमद, द्वितीय सुजात खां, तृतीय नजात खां। मुर्शिद ने 1979 में उड़ीसा का बंगाल में विलय कर लिया तथा उस अपने दामाद सजाउद्दीन को वहां का सूबेदार नियुक्त किया। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र तो था किंतु मुगल सम्राट को कर भेजता रहता था। सुजाउद्दीन 1727 से 39 ईस्वी, यह मुर्शिद कुली खां का दामाद था। इसको मुर्शिद कुली खां ने उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया था। मुर्शिद की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र बंगाल राज्य का दूसरा नवाब था। 1733 में बंगाल राज्य में बिहार का भी विलय कर लिया गया। सजाउद्दीन ने अलवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त किया गया था। वर्ष 1739 में सजाउद्दीन की मृत्यु हो गई। सरफराज खां 1739 से 1740 ईस्वी, सजाउद्दीन द्वारा नियुक्त बिहार के नायब सूबेदार अलवर्दी खां के साथ इसका राजस्व संबंधी विवाद हो गया। 1740 में गिरिया के युद्ध में अलवर्दी खां ने सरफराज को हराया तथा बंगाल का नवाब बना। अलवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इसके द्वारा संस्थापित वंश अफसार वंश या नजाफी वंश के नाम से जाना जाता है। अफसार वंश या नजाफी वंश के संस्थापक कौन थे? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने मुर्शिद कुली खां के वंश प्रणाली समाप्त कर दिया तथा अपने वंश परंपरा आरंभ किया। अलवर्दी के वंश के आखिरी शासक सिराजुद्दौला थे। अलवर्दी का पूरा नाम या मूल नाम मोहम्मद मिर्जा खां था। इसने वीणा नामक वाद्य यंत्र के वादन में महारत हासिल की थी। अलवर्दी ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए एक मुश्त देकर बंगाल के नवाब के पद को स्वतंत्र एवं वैधानिक बना लिया। इस राशि के पश्चात इसने कभी भी मुगल सम्राट को नजराना नहीं दिया। मुगल बादशाह को नजराना देने वाले अलवर्दी खां आखिरी नवाब था। अलवर्दी खां के द्वारा एक कूटनीतिक निर्णय के अंतर्गत मराठा सरदार भोसले को 12 लाख रुपए वार्षिक एवं उड़ीसा का चौध देकर अपनी राजनीतिक सीमा का मराठा आक्रमण से सुरक्षित कर लिया था। इसने अपने शासनकाल में यूरोपीय कंपनियों को अपनी बस्तियों को किलाबंदी नहीं करने दिया तथा यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया है। यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किसने किया है? अलवर्दी खां ने। अलवर्दी खां को सिर्फ 3 पुत्रियां थे। प्रथम घसीटी बेगम, द्वितीय मुनीरा बेगम, तृतीय सबसे छोटी जो है उसका नाम अमीना बेगम। घसीटी बेगम का दूसरा नाम मेहरुनिशा बेगम भी था। इसका विवाह ढाका के राजस्व अधिकारी से हुआ था। यह निसंतान थी। दूसरी मुनीरा बेगम, इसकी शादी पूर्णिया के नवाब के साथ हुआ था। शौकत जंग मुनीरा बेगम का ही बेटा था। शौकत जंग मुनीरा बेगम का ही बेटा था। सबसे छोटी अमीना बेगम, इसकी शादी पटना के नवाब अजीम जैनुलब्दीन के साथ हुआ था। सिराजुद्दौला इसी का पुत्र था। अलवर्दी ने अपने वसीयत में सिराजुद्दौला को अपना सत्ता सौंप दिया। सिराजुद्दौला की सत्ता को इसका मौसेरा भाई शौकत जंग ने चुनौती दिया था। अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में सिराज ने शौकत को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी तक। एक विद्वान का कथन है, अत्यधिक विरोधी जीवन की आयु एवं उपलब्धि दोनों ही कम कर देते हैं। यह कथन सिराजुद्दौला का अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ। सिराजुद्दौला प्रभावशाली, दूरदर्शी था। सक्षम शासक होने के बावजूद षड्यंत्रकारियों के कुचक्र में फंसकर अपनी सत्ता एवं जीवन दोनों समाप्त कर लिया था। सिराज की शाब्दिक अर्थ है राज्य का प्रकाशपुंज। अलवर्दी खान ने मरते समय सिराज को यूरोपीय कंपनियों के विरुद्ध सतर्क एवं शक्तिशाली नीति का पालन करने का कहा। सिराजुद्दौला अंतिम स्वतंत्र नवाब था। इसके पश्चात बंगाल के सभी स्थापित नवाब कठपुतली नवाब थे। सिराजुद्दौला के नवाब पद ग्रहण के पश्चात अंग्रेजों ने व्यापारिक अनुमति नहीं प्राप्त किया तथा नहीं नजराना पेश किया। अभिचंद के अनुसार अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को कभी भी बंगाल का नवाब माना ही नहीं था। दस्तक अंग्रेजों को वर्ष 1717 में फर्गुसन के द्वारा प्राप्त कर मुक्त व्यापार की अनुमति कलकत्ता के अंग्रेज फैक्ट्री का निदेशक उस पत्र को जारी करता था। भविष्य में अंग्रेज व्यापारी दूसरे देशों व्यापारियों को इसे बेचने लगे, जो अंग्रेज एवं नवाब के बीच टकराव का कारण बना। सिराज एवं अंग्रेजों का टकराव। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के विद्रोहियों दीवान राज वल्लभ एवं उसका पुत्र कृष्ण वल्लभ एवं शौकत जंग को कलकत्ता के किले में शरण दिया था। दीवान राज वल्लभ बिहार के राजस्व एवं घसीटी बेगम के खजाने में भ्रष्टाचार का आरोपी था।
यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के समय बंगाल स्थित सभी कंपनियां अपनी फैक्ट्री की किलाबंदी प्रारंभ करने लगे। सिराज के मना करने पर फ्रांसीसियों ने किलाबंदी बंद कर दिया, जबकि अंग्रेजों ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। 4 जून 1756 सिराज ने कासिम बाजार फैक्ट्री पर हमला किया तथा अंग्रेजों को पराजित किया। 16 जून 1756 कलकत्ता पर हमला तथा फोर्ट के गवर्नर विलियम ड्रेक एवं सेनापति मिंशन 16 जून 1756 को कलकत्ता पर हमला तथा फोर्ट के गवर्नर विलियम ड्रेक एवं सेनापति मिंशन फुल्टा द्वीप पर भागकर शरण लिए। 20 जून 1756 एक छोटी सी कोठरी से 146 अंग्रेज बंद कर दिया गया, जिसमें 123 लोगों की मृत्यु हो गई। जीवित बचे हॉलवेल ने इस घटना का वर्णन किया। इसे कालांतर में ब्लैक होल नामक घटना से जाना जाता है। समकालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपने पुस्तक सियारुल मुत्तखैरीन नामक पुस्तक में घटना का उल्लेख नहीं किया है। ब्लैक होल नामक घटना को अ लाइफ ऑफ वंडर नामक पुस्तक में हॉलवेल नामक अंग्रेज लेखक ने लिखा है। कलकत्ता के दीवान मनिक चंद ने कूटनीति विधि से कलकत्ता को पुनः अंग्रेजों को सौंप दिया। अलीगढ़ की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुई। अलीगढ़ की संधि 9 फरवरी 1757। इस संधि के पीछे अंग्रेजों का दबाव एवं मराठों के खतरे का पूर्णतः भय सिराजुद्दौला पर दिखा था। इस संधि में अंग्रेज सिराजुद्दौला पर प्रभावी दिखे थे। संधि की शर्तें: अंग्रेजों को कलकत्ता में किलेबंदी का अधिकार, कलकत्ता से अंग्रेज सिक्के ढाल सकते हैं, बंगाल में कोई भी शक्ति अंग्रेजों के अलावा किलाबंदी नहीं करेगा, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में पूर्व की भांति कर मुक्त व्यापार की अनुमति, नवाब अंग्रेजों को 3 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए देगा तथा नवाब एवं अंग्रेज एक दूसरे के संप्रभुता का सम्मान करेंगे। प्लासी के कारण सिराजुद्दौला की महत्वाकांक्षी नीतियां अंग्रेजों का बंगाल एवं भारत में राजनीतिक शक्ति बनाने की महत्वाकांक्षा। के एम पनिक्कर के अनुसार प्लासी का युद्ध नहीं बल्कि यह एक व्यापार एवं विश्वासघात था। इसमें नवाबियत के पद का क्रय विक्रय किया गया। एम पनिक्कर के अनुसार प्लासी का युद्ध नहीं बल्कि एक व्यापार एवं विश्वासघात था, जिसमें नवाबियत के पद का क्रय विक्रय किया गया। मीर जाफर ने अपने नवाब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया, जबकि अंग्रेजों ने व्यापार किया। सिराजुद्दौला द्वारा अपने विरोधियों एवं अंग्रेजों का दमन नहीं किया गया। इस क्रम में सभी एकत्रित हो और सिराजुद्दौला का दमन कर दिया। सिराजुद्दौला के विरोधी षड्यंत्रकारी कौन कौन थे? मीर जाफर सेनापति थे, राय दुर्लभ सेनानायक, अमीचंद कलकत्ता का प्रभारी, जगत सेठ कलकत्ता का आमिर, खादिम खां सेना का प्रभारी। वाटसन एवं क्लाइव एक शर्त के अंतर्गत अमीचंद ने सिराजुद्दौला के खजाने से 50% तथा 30 लाख रुपए की मांग किया। क्लाइव ने कूटनीति पूर्व 2 कागज बनाए, सफेद एवं लाल। सफेद वास्तविक कागज पर हस्ताक्षर किया, जबकि लाल जाली पे हस्ताक्षर भी फर्जी किया। इस युद्ध के परिणाम से पूर्व ही क्लाइव ने अमीचंद की हत्या करवा दिया। प्लासी युद्ध 23 जून 1757 क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज सेना मुर्शिदाबाद में पहुंची। उस युद्ध का स्थल नदिया जिले के सहायक नदी भागीरथी के तट पर प्लासी के मैदान में हुआ। इस युद्ध में पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार 2 सेनापति राय दुर्लभ तथा मीर जाफर अपनी अपनी सैन्य टुकड़ियों के साथ निष्क्रिय रहे, जबकि स्वामी भक्त सेनापति मीर मदन एवं मोहनलाल युद्ध के मैदान में शहीद हो गए। सिराजुद्दौला जब षड्यंत्र से परिचित हुआ, युद्ध मैदान छोड़कर भाग गया। अंततः मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा मोहम्मद बेग नामक सैनिक से सिराज की हत्या करा दिया गया। इस युद्ध के अंत ने भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना की नींव रखी तथा भविष्य में संपूर्ण भारत पर उनका एकाधिकार हो गया। मीर जाफर सिराजुद्दौला की मृत्यु के पश्चात पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार मीर जाफर अगला नवाब नियुक्त किया गया। यह मात्र कठपुतली शासक था, वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के पास संग्रहित थी। नवाब पद की प्राप्ति के पश्चात पूर्व शर्तों के तहत मीर जाफर ने अंकुश संपत्ति अंग्रेजों को सौंप दिया। संभवतः एक दरबारी व्यक्ति ने मीर जाफर को उसकी मूर्खता के कारण कर्नल क्लाइव को गधा कहा था। रॉबर्ट क्लाइव फरवरी 1760 को वापस इंग्लैंड चला गया। नए नियुक्त कार्यवाहक गवर्नर हॉलवेल के आदेश पर हॉलवेल ने मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। मीर जाफर 1760 से 1763 ईस्वी। इसके समय बंगाल का गवर्नर पेंसीटार्ट था। मीर कासिम अंग्रेजों के बीच संधि हुई। नवाब पद प्राप्ति के पश्चात मीर कासिम बर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव का राजस्व अंग्रेजों को सौंप देना, सिलहट से चुनने के व्यापार का लाभ का 50-50% अंग्रेज एवं नवाब में बांटा जाएगा।
मीर कासिम का दुश्मन अंग्रेजों का दुश्मन माना जाएगा। मीर कासिम का प्रारंभिक कार्य तत्कालीन तत्कालीन बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर परिवर्तित कर दिया, जो बिहार में अवस्थित है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने परिवर्तित किया था? मीर कासिम ने, जो कि अंग्रेजों के प्रभाव से बहुत दूर था। मीर कासिम ने बिहार के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु कर आरोपित किए तथा काले धन पर नियंत्रण स्थापित किया था। मीर कासिम ने तोड़कर बंदूक की कंपनी भी स्थापित किया। जर्मनी के एक सैन्य विशेषज्ञ जिसका नाम वाटर हर्ट है, उसको कासिम मेजरू समरू के नाम से संबोधित करते थे। इसे अपनी सेना का नियंत्रण करने के लिए सौंपा। अंग्रेज भक्त अधिकारी रामनारायण राजवल्लभ एवं गोविंद राय अंग्रेज भक्त अधिकारी रामनारायण राजवल्लभ गोविंद राय नौबत राय, इन सभी अंग्रेज भक्त अधिकारियों का भी हत्या कर दिया। मीर कासिम तथा गवर्नर बेंसीटाट के बीच कुछ आर्थिक एवं राजनीतिक मतभेद भी हो गए। दस्तक में दस्तक परमिट इसका दुरुपयोग भी अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, जिससे मीर कासिम को आर्थिक घाटे हो रहे थे। अंग्रेजों एवं नवाब के मतभेद अब युद्ध में परिवर्तित हो गए थे। पटना के अंग्रेज अधिकारी एलिस ने नवाब मीर कासिम के पटना कोठी पर छापा मारा एवं मीर कासिम के नौकर पर सोरा संग्रहण के आरोप लगाकर नवाब की कोठी को बंद कर दिया। गुस्साए मीर कासिम पटना पहुंचकर अंग्रेजों के रिहायशी इलाके में घुसकर नरसंहार कर दिया। इसी घटना को कालांतर में पटना हत्याकांड भी कहा जाता है। पटना हत्याकांड के पश्चात भी मीर कासिम इलाहाबाद को किला पहुंचा, जहां पहले से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एवं अवध के नवाब सिराजुद्दौला मौजूद थे। बक्सर युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। इस इसमें हेक्टर मुंडो अंग्रेजी सैनिक भारतीय सैनिक के विरुद्ध अवध के नवाब सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम लड़ रहे थे। इस युद्ध में पूर्व ही बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक अंग्रेजों का दल छोड़ भारतीय संयुक्त सेना में शामिल हो गया। इस युद्ध के बीच में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के पक्ष में हो गए तथा मीर कासिम युद्ध से भाग गया। अंततः वर्ष 1777 में एक भिखारी के वेश में दिल्ली में मृत पाया गया था। बक्सर युद्ध में भारतीय पक्ष से सिर्फ अवध का नवाब सजाउद्दौला ने युद्ध किया। अंत में इसने भी कर्नल फ्लेयर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। पर्सी ब्राउन बक्सर हार ने भारत की भाग्य की हथेली पर अगले 200 वर्षों तक गुलामी उकेड़ दिया। मीर जाफर पर 1763 से 65 तक पुनः मीर जाफर को नवाब नियुक्त किया गया। इस कार्यकाल में मीर जाफर ने अंग्रेजों को पूर्णतः कर मुक्त कर दिया। अंग्रेज अब सिर्फ नमक का टैक्स देते थे। 5 जनवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु हो गई। अब अगले अनेक वर्षों तक बंगाल में कठपुतली नवाब ही नियुक्त हुए थे। मुबारक उद्दौला 1766 से 70 बंगाल का आखिरी नवाब मुबारक उद्दौला था। मुबारक की पेंशन घटाकर अंग्रेजों ने 10 लाख कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स ने 1775 में इस पद के अंत की घोषणा कर दिया। इलाहाबाद की संधि बक्सर युद्ध विजय के पश्चात अंग्रेजों ने भारत के विजित अवध के नवाब एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ संधि किया था, जो प्रायः दो संधियां थी। प्रथम 12 अगस्त 1765 था, द्वितीय 16 अगस्त 1765 को। प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ, दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई। पहली संधि के अनुसार यह संधि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय वर्सेस अंग्रेजों के बीच हुआ था। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पेंशन स्वरूप 26 लाख रुपए वार्षिक देना तय किया। कंपनी को उत्तरी सरकार हैदराबाद तथा जागीर भी प्राप्त हुई थी। इस संधि के समय क्लाइव अंग्रेजों का गवर्नर थे। अवध के नवाब सुजाउद्दौला द्वितीय संधि में अवध के नवाब सुजाउद्दौला वर्सेस अंग्रेज के बीच हुआ था। युद्ध की क्षतिपूर्ति हेतु 50 लाख रुपया प्राप्त हुआ। चुनार पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अवध के साथ कर मुक्त व्यापार की अनुमति। अवध को बाह्य आक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने लिया तथा दरबार में एक अंग्रेज रेजिमेंट तथा राजधानी में सैनिक टुकड़ी नियुक्त किया गया। बंगाल में द्वैत शासन उद्देश्य वक्रता लियोकार्टिस को माना जाता है। बंगाल प्रशासनिक दृष्टिकोण से दो भागों में विभक्त था, निजामत एवं दीवानी। अंग्रेजों ने दोनों में बांट दिया। निजामत निजमात निजमात निजमत निजमात निजमात बंगाल के नवाब की जिम्मेदारी थी, जबकि दीवानी अंग्रेजों के पास आ गई। इस प्रकार कंपनी एवं नवाब की संयुक्त व्यवस्था ही द्वैत शासन था।
दीवानी निजामत के अंदर थे। दीवानी मालगुजारी भी इसको बोलते हैं, प्रांतीय स्तर का श्रेष्ठ पद, राजस्व एवं वित्त व्यवस्था। इस अवसर पर नवाब के कर्मचारी जो कर की वसूली भी किया करते थे, किंतु इन कर्मचारियों की नियुक्ति भी अंग्रेज ही किया करते थे। 1765 के पश्चात पद स्थापित अंग्रेजों के वफादार अधिकारी बिहार से नाजिम सिताब राय, बंगाल से मोहम्मद रजा खान, उड़ीसा से नाजिम दुर्लभ राय। सैनिक प्रतिरक्षा, पुलिस एवं न्याय प्रशासन, विदेश नीति तथा सैनिक सुरक्षा भी। विदेश नीति तथा सैनिक सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने स्वयं पर ले लिया था। अवध पश्चिम में कन्नौज से पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला है। आज का उत्तर प्रदेश एवं अवध प्रांत हुआ करता था। यह आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्धशाली राज्य था। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात दिल्ली दरबार कुल 4 गुटों में बट गया था: ईरानी, तुरानी, अफगानी एवं हिंदुस्तानी। इसमें ईरानी शिया गुट का प्रभावशाली व्यक्ति शहादत खां बुरहानुल मुल्क मुगल शाह सम्राट मुहम्मद शाह ने अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। मुगल शासक सम्राट मुहम्मद शाह ने अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। वर्ष 1722 में स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किया था। शहादत खान ने भारत पर जादिर शाह को आक्रमण के लिए प्रेरित किया। यहाँ पे नादिर शाह होगा, नादिर शाह को आक्रमण के लिए प्रेरित किया था। दिल्ली विजय के पश्चात नादिर शाह ने शहादत खान से मांगा था। शर्म के कारण उसने 1739 में बिशमान पर आत्महत्या कर लिया था। सफदरजंग 1739 से 54 ईस्वी। शहादत खान की संतान था, इसलिए अवध की गद्दी इसके दामाद अबुल मंसूर खां सफदरजंग को प्राप्त हुई थी। 1742 में एक युद्ध अभियान के अंतर्गत सफदरजंग ने पटना पर अधिकार कर लिया था। 1748 में अहमद शाह अब्दाली के भारत आक्रमण के समय सफदरजंग के योगदान से प्रभावित मुगल बादशाह ने इसको वजीर के रूप में नियुक्त किया था। सफदरजंग के कार्यकाल में प्रशासनिक दृष्टिकोण से समाज एवं राज्य पूर्णतः सुगठित हुआ। इसके द्वारा लखनवी तहजीब को बढ़ावा दिया गया। शुजा-उद-दौला 1754 से 67 ईस्वी तक हुआ। सफदरजंग के पश्चात इसका पुत्र शुजा-उद-दौला अवध का नवाब नियुक्त हुआ था। 1761 में शुजा-उद-दौला मराठों के विरुद्ध जाकर अहमद शाह अब्दाली के साथ दिया था। इसने बंगाल का विद्रोही नवाब मीर कासिम का साथ दिया था तथा अपने राज्य में शरण दिया था। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के त्रिगुटीय संघ में शामिल हो बक्सर का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में इसकी पराजय हुई थी। 1765 में क्लाइव ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से करा और इलाहाबाद लेकर मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को दे दिया। जब बादशाह कुछ राजनीतिक विवादों में ग्रस्त थे, तब शुजा-उद-दौला ने अवध में उसको शरण दिया था। आसफ उद्दौला 1775 से 97 ईस्वी। इसने अवध की राजधानी के फैजाबाद को परिवर्तित कर लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। 1775 ईस्वी में इसके द्वारा फैजाबाद की संधि की गई। इसके पश्चात के नवाब भी अंग्रेजों, मराठों एवं मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने का प्रबल प्रयास किया। अवध का अगला नवाब शहादत खां 1738 से 1814 में अंग्रेजों से राज्य की सहायक संधि कर लिया था। अंग्रेजों ने अवध को मध्यवर्ती राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसी क्रम में अगले कुछ वर्ष तक मराठों का भी अवध पर पूर्ण नियंत्रण था। अवध के नवाब आसफ-उद-दौला के द्वारा फैजाबाद की संधि की गई, किंतु 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने इसका उल्लंघन किया। फैजाबाद की संधि उल्लंघन में जॉन मिडल्टन ने अवध की बेगमों का से दुर्व्यवहार भी किया। इस कारण हेस्टिंग्स पर ब्रिटेन में महाभियोग भी चलाया गया था। वाजिद अली शाह 1847 से 56 अवध का अंतिम नवाब था। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। वर्ष 1854 में जेम्स ऑटम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाया गया तथा 4 फरवरी 1856 में अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना चिनकिलीज खां के द्वारा किया गया। इसका उपनाम निजामुल उल मुल्क था। इससे पूर्वज समरकंद के निवासी थे। गाजी-उद-दीन सिद्दीकी फिरोज जंग औरंगजेब की सेवा में कार्यरत था। सम्राट बनने के पश्चात फर्रुखसियर के समय में ही दक्कन को हरा दिया था। किंग मेकर के नाम से मशहूर सैयद बंधुओं में हुसैन अली की षड्यंत्रपूर्वक हत्या कर दी गई। 1722 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने इसे अपने वजीर नियुक्त किया था। 1723 में दिल्ली दरबार के
से क्षुब्ध चिंगलीज खान बादशाह की अनुमति के लिए बगैर दक्कन लौट गए। बादशाह के आदेश पर हैदराबाद के सूबेदार मुजारिक खां को निजाम के विरुद्ध कार्यवाही का आदेश दिया गया था। 11 अक्टूबर 1724 को मुबारिक खां एवं निजामुल मुल्क के बीच सुकरखेरा 11 अक्टूबर 1724 का युद्ध हुआ। सुकरखेरा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ था 11 अक्टूबर को। चिनकिलीज खां को बाजीराव पेशवा का साथ प्राप्त हुआ था। इस युद्ध में निजाम विजयी रहा था। मुगल सम्राट मुहम्मद शाह के द्वारा निजामुल मुल्क की स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए दक्कन का वायसराय नियुक्त किया गया था। सम्राट के द्वारा चिनकिलीज खां को आसफ जाह की उपाधि दी गई। निजामुल मुल्क ने 1725 में हैदराबाद को अपनी राजधानी नियुक्त किया था। निजामुल मुल्क एवं बाजीराव के बीच पालखेरा का युद्ध हुआ। इसमें बाजीराव विजयी हुआ तथा 6 मार्च 1728 को निजामुल मुल्क एवं बाजीराव के बीच मुंशी शिवगांव की संधि हुई। निजामुल मुल्क एवं बाजीराव के बीच पालखेरा का युद्ध हुआ। इसमें बाजीराव विजयी हुआ तथा 6 मार्च 1728 को निजामुल मुल्क एवं बाजीराव के बीच मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। निजामुल मुल्क ने छत्रपति साहूजी के साथ चौथ एवं सरदेशमुखी देना प्रारंभ कर दिया था। मैसूर वर्ष 1736 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। विजयनगर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से दक्षिण भारत का सर्वाधिक समृद्ध राज्य था। इसके प्रबल विरोधी बहमनी राज्य के संयुक्त सेना ने वर्ष 1565 में तालीकोटा में युद्ध में विजयनगर पराजित किया। तालीकोटा के पराजय में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। विजयनगर के राजनीतिक भूभाग पर 16वीं शताब्दी में अनेक छोटे राजवंशों की नींव पड़ी, जिसमें एक मैसूर भी था। मैसूर पर वाडियार वंश का शासन स्थापित हुआ। वाडियार वंश का एक सामान्य सैनिक हैदर अली ने अपनी महत्वाकांक्षा एवं साहस के दम पर स्वयं से मैसूर का शासक बन गया। तत्कालीन पड़ोसी राज्यों एवं अंग्रेजों ने हैदर अली एवं उसके पुत्र टीपू के राजनीतिक विस्तार पर अंकुश लगाया। समकालीन राजनीति में अंग्रेज सबसे प्रभावशाली प्रतिद्वंदी थे। उसी कारण अंग्रेजों और मैसूर के बीच 4 युद्ध हुए। अंततः 1799 में टीपू की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने मैसूर के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। दक्षिण भारत के विजयनगर एवं बहमनी दो समृद्धशाली राज्य थे। वर्ष 1565 में बहमनी की संयुक्त सेना के विजयनगर साम्राज्य के साथ तलीकोटा नामक युद्ध हुआ। तालीकोटा नामक युद्ध कब हुआ था? 1565 में। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर पराजित हुआ एवं इसके साम्राज्य का अंत हुआ। विजयनगर साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर वर्ष 1612 में बैंकेट सेकेंड ने मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना किया। मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना किसने किया? बैंकेट द्वितीय ने। यह विजयनगर साम्राज्य का ही भूभाग था। 18वीं शताब्दी में मैसूर का राजा चिक्का कृष्णदेव राय, किंतु इस राज्य का वास्तविक संचालन नंदराज एवं तथा देवराज थे। हैदर अली का जन्म वर्ष 1721 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म स्थान मैसूर के कोलार राज्य में स्थित था। कोलार कर्नाटक में है। हैदर अली के पिता फतेह मोहम्मद मैसूर के राजा की सेना में उच्च पद पर कार्यरत थे। मैसूर राज्य का वित्त मंत्री नंदराज के अधीन वर्ष 1749 में हैदर अली ने एक साधारण दलवायक के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ किया। वर्ष 1765 में अपनी कार्यकुशलता एवं दक्षता के दम पर तथा नंदराज के प्रभाव से डिंडीगुल का सूबेदार नियुक्त किया गया। हैदर अली निरक्षर व्यक्ति था। इसने अपनी सहायता हेतु खांडे राव नामक कुटिल विद्वान को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। हैदर अली ने अपने प्रभाव एवं महत्वाकांक्षाओं में परिवर्तन के साथ शिष्यों की मदद से 1755 में डिंडीगुल से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। हैदर अली उच्च महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसने खंडेराव की कूटनीतिक सहायता से मैसूर राज्य की राजकमल को अपने पक्ष में शामिल करने में सफल रहा। मैसूर के प्रभावशाली मंत्री भाइयों नंदराज एवं देवराज की चुनौती दिया तथा राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। वर्ष 1761 में हैदर अली राजा के स्थान पर मैसूर का शासक बन बैठा। यह वह कालखंड था जब आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष चल रहे थे। भारत की राजनीतिक शक्तियां वर्चस्व की जंग लड़ रही थी। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा राज्य भी समाप्त हो गया था। हैदर अली ने तत्कालिक राजनीतिक दशा का लाभ उठाया तथा अपनी राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति को मजबूत किया। हैदर अली के तीव्र विकास से उसके पड़ोसी राज्य मराठा
हैदराबाद के निजाम तथा अंग्रेजों की समस्या उत्पन्न होने लगी। आंग्ल मैसूर युद्ध और उससे संबंधित तथ्य। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में हुआ। मैसूर के सुल्तान उस समय हैदर अली हुआ करते थे। गवर्नर अंग्रेज लॉर्ड वेरेलास्ट थे। संधि मद्रास की संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। युद्ध के परिणाम। हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया तथा शर्तों पर समझौता किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के बीच हुआ है। यहाँ पे ये गलत दिया है। यहाँ पे 1780 से 84 ईस्वी होगा। उस समय मैसूर के सुल्तान हैदर अली हुआ करते थे। गवर्नर अंग्रेज लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। संधि मंगलौर की संधि से द्वितीय युद्ध की समाप्ति हुई। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात बेटा टीपू के हाथों में चला गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी। इसमें मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान थे। गवर्नर अंग्रेज लॉर्ड कॉर्नवालिस और श्रीरंगपट्टनम की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ। टीपू का अपूरणीय क्षति। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी को हुआ। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान थे। गवर्नर अंग्रेज लॉर्ड वेलेस्ली और युद्ध के परिणाम। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। वाडियार वंश की स्थापना हुआ था। मैसूर के साथ सहायक संधि हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी। अंग्रेजों ने बंगाल विजय किया था। बक्सर युद्ध के पश्चात संपूर्ण उत्तर भारत पर अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो चुकी थी। दक्षिण भारत पर अंग्रेज सत्ता स्थापना। हैदर अली अंग्रेजों के दुश्मन फ्रांस के संपर्क में था तथा सेना एवं आधुनिक हथियारों से स्वयं को शक्तिशाली बना रहा था। हैदर अली ने कर्नाटक के युद्ध के पश्चात कर्नाटक के नवाब चंदा साहब के बेटे राजा साहब को मैसूर का राजस्व अधिकारी नियुक्त किया था। इन सभी कारणों का संयुक्त परिणाम ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बना था। युद्ध की प्रक्रिया। हैदर अली वर्सेस अंग्रेज प्लस निजाम प्लस मराठा त्रिगुट थे। हैदर अली ने अपनी कूटनीति से इस त्रिगुट को नष्ट कर दिया था। हैदर अली ने मराठों को 35 लाख रुपए दिए, जिसमें 18 लाख का भुगतान किया एवं 17 लाख रुपए की बदौलत कोलार का क्षेत्र सौंप दिया। हैदराबाद के निजाम को भी अपने पक्ष में कर लिया था। इसके पूर्व मराठा तटस्थ हो गए थे। आंग्ल मैसूरी युद्ध के प्रथम चरण में चंगमा घाटा एवं त्रिनोमाली के बीच एक छोटा सा युद्ध हुआ। चंगमा घाटा और त्रिनोमाली के बीच एक छोटा सा युद्ध हुआ। इस युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ। दूसरे चरण युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज अधिकारी जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व वाली सेना को पराजित किया तथा मैंगलोर विजय के पश्चात मद्रास के निकट 5 मील तक पहुंच गया। इस युद्ध के हार से अंग्रेज पराजित हुए तथा 4 जून 1769 को मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका कारण था मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया, जिसमें अंग्रेजों ने मैसूर की सहायता नहीं किया। इस घटना से हैदर अली एवं अंग्रेजों के बीच वैमनस्यता बढ़ा, जो द्वितीय युद्ध का कारण बना। अंग्रेजों के द्वारा माहे बंदरगाह पर आक्रमण कर उसे लूट लिया। यह बंदरगाह मैसूर क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इसी कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, जो अगले 4 वर्षों 1780 से 84 ईस्वी तक जारी रहा। यह युद्ध 4 चरणों में लड़ा गया था। प्रथम चरण। इस चरण में अंग्रेज अधिकारी आर्थर वेलेजरी एवं हेक्टर मुनरो दोनों के संयुक्त फौज से हैदर अली और टीपू सुल्तान को संयुक्त सेना ने युद्ध किया था। द्वितीय चरण। पोर्टोनोवा 1781 का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हैदर अली घायल हुआ एवं उसकी मृत्यु हो गई, किंतु अंग्रेजों को भी अपूरणीय क्षति हुई थी। 6 दिसंबर 1781 हैदर अली की मृत्यु हुई। पोर्टोनोवा के युद्ध 1781। इस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेज सेनापति सर आयरकुट कर रहे थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी। पूर्व राजनीतिक मतभेद के कारण 4 सितंबर 1779 को टीपू ने ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया था। ट्रावनकोर का अंग्रेजों के साथ संधि की, जिसमें अंग्रेजों को ट्रावनकोर की सुरक्षा करना था। अंग्रेज गवर्नर कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। अंग्रेजों ने मराठा और निजाम के संधि समझौता किया तथा अंग्रेज अधिकारी
मिडोज के नेतृत्व में मैसूर राज्य पर असफल आक्रमण किया था। 1790 में कॉर्नवालिस ने स्वयं युद्ध के नेतृत्व किया तथा श्रीरंगपट्टनम पर सफल आक्रमण कर नगर एवं उसके बाहरी भागों पर अधिकार कर लिया था। टीपू कॉर्नवालिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई तथा टीपू को युद्ध हर्जाना के रूप में 3 करोड़ रुपया एवं अपना आधा राज्य अंग्रेजों को सौंपना था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। इस युद्ध में टीपू के 2 युद्ध लड़े गए थे। इस युद्ध में 2 युद्ध लड़ने पड़े थे। प्रथम मलवाई का युद्ध, जिसमें अंग्रेज अधिकारी जनरल हैरिस एवं कॉर्नवालिस थे। दूसरा सदासिर का युद्ध था। इस युद्ध में जेम्स स्टुअर्ट का टीपू सुल्तान से युद्ध हुआ। इन दोनों युद्धों में टीपू सुल्तान की पराजय हुई। अंततः जनरल हैरिस के विरुद्ध युद्ध करते हुए 1799 में टीपू को मृत्यु हो गई। मैसूर को 3 भागों में विभक्त किया गया। एक हिस्सा अंग्रेजों के पास गया, जबकि दूसरे भाग पर हैदराबाद के निजाम कब्जा कर लिया। मैसूर राज्य का शेष भाग वाडियार वंश के राजा चमराज के अल्पवयस्क पुत्र कृष्ण को दे दिया गया। इस युद्ध के पश्चात टीपू सुल्तान के परिवार को वेल्लोर में कैद कर लिया गया था। टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी को हुआ था। पिता इसके हैदर अली थे, माता फातिमा। जन्म स्थान देवनहल्ली कर्नाटक में हुआ था। बचपन का नाम फतेह अली खान साहब था। आत्मकथा तारीख खुदारी। टीपू सुल्तान की आत्मकथा क्या है? तारीख खुदारी। भाषा ज्ञान, इनको फारसी, अरबी, उर्दू तथा कन्नड़ भाषा का ज्ञान था। दूत भेजे टीपू सुल्तान कौन कौन सा दूत भेजे थे? फ्रांस, मॉरिशस, तुर्की, अफगानिस्तान और कुस्तुनतुनिया में अपना दूत भेजे थे। टीपू के द्वारा आधुनिक कैलेंडर तथा संवत की शुरुआत किया गया था। उसके द्वारा महीनों एवं दिनों का नाम अरबी भाषा में अंकित कराया था। वर्ष 1799 में फ्रांस की मदद से श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की तथा उसकी सदस्यता ग्रहण किया था। टीपू फ्रांसीसी क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित था। वह स्वयं को नागरिक टीपू कहता था। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के पश्चात टीपू ने बादशाह भी उपाधि ग्रहण किया था। 1799 में श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। इन सब कार्यों से वह अंग्रेजों का विरोधी बन गया। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी में शारदा पीठ मंदिर निर्माण में धन दान दिया था। श्रीरंगपट्टनम महल के नजदीक टीपू ने श्री नरसिंह भगवान का रंगनाथ मंदिर का संरक्षण प्रदान किया था। टीपू धार्मिक सहिष्णु शासक था। उसके कृष्णा तथा पूर्णिया नामक 2 हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किया था। तब्बे हो, हैदर अली भी धर्म सहिष्णु शासक था। इसके सिक्के पर शिव, पार्वती तथा विष्णु का चिन्ह अंकित था। हैदर अली ने चामुंडी देवी के मंदिर के 3 द्वार के लिए धन दान दिया था। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी मदद से नौसेना बोर्ड का गठन किया था। मंगलौर और वाजीबाद, महिलाबाद, इन तीनों स्थान पर टीपू सुल्तान ने बंदरगाह स्थापित किए थे। कहाँ का? मंगलौर, वजीदाबाद, महिलाबाद। टीपू सुल्तान के द्वारा जमींदारी प्रथा समाप्त कर मध्यस्थों की भूमिका स्थापित कर दिया गया तथा किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया। पंजाब 15वीं शताब्दी में पंजाब प्रांत के मूल सिख संप्रदाय से निहित थे। सिख संप्रदाय की स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव के द्वारा किया गया। समकालीन मुगल साम्राज्य में सिख गुरुओं ने सिर्फ धार्मिक प्रचार प्रसार एवं सामाजिक जागरूकता का कार्य किया था, किंतु कालांतर में तत्कालीन मुगल साम्राज्य की नीतियां कट्टर होती गई। इसमें बदलते परिवेश के अनुसार सिख गुरु की राजनीतिक सत्ता का स्थापना प्रारंभ हुआ। मुगल सम्राटों के धार्मिक नीतियां तथा गुरुओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने टकराव भी पैदा किया। इस टकराव में 2 गुरु अर्जुन देव, जिसकी हत्या जहांगीर ने कराई, तथा गुरु तेग बहादुर, जिनको औरंगजेब ने फांसी दे दिया था। इन 2 घटनाओं के पश्चात सिख धर्म में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा सेना की स्थापना किया और सिखों को लड़ाकू प्रजाति में परिवर्तित कर दिया। इस क्रम में 2 लड़ाकू योद्धा बंदा बहादुर 1708-16 तक, रणजीत सिंह ने स्वतंत्र पंजाब प्रांत की स्थापना किया। किसने? बंदा बहादुर और रणजीत सिंह ने स्वतंत्र पंजाब प्रांत की स्थापना किया। कालांतर में अंग्रेजों के संघर्ष में पंजाब प्रांत की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। 10 सिख गुरुओं का संक्षिप्त इतिहास। गुरु नानक 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी तक। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। माता तृप्ता देवी, पिता कालूजी राय, पत्नी सुलक्षणा देवी, उपाधि हजरत रबुल मजीद। इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। गुरु नानक
इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। काली वेन नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुए थे। गुरु नानक को काली वेन नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गुरु नानक को पुनर्जन्म तथा कर्म सिद्धांत पर पूर्णतः विश्वास था। गुरु नानक को पुनर्जन्म तथा कर्म सिद्धांत पर पूर्णतः विश्वास था। इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 में करतारपुर डेरावान नामक स्थान पर हुआ। ये चैतन्य महाप्रभु कबीरदास के समकालीन थे। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरवानी में इनके विचार व्यक्त किए थे। इनके शिष्य लहना इनके उत्तराधिकारी बने, जिनको गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्धि मिली थी। गुरु अंगद देव 1539 से 1552 ईस्वी गुरु नानक के शिष्य तथा उसका उपनाम लहना था। ये खत्री जाति से थे तथा इनके द्वारा खादुर में गुरु गद्दी स्थापित किया था। इनके द्वारा लंगर व्यवस्था स्थापित किया गया। गुरु अंगद द्वारा लंगर व्यवस्था की स्थापना हुआ था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार भी गुरु अंगद देव ने करवाया था। गुरु अमरदास 1555 से 1574 ईस्वी ये अकबर के समकालीन थे। गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। इसके द्वारा गोइंदवाला में गद्दी स्थापित किया गया था। गुरु अमरदास ने बावड़ी का निर्माण कराया, जिसका पानी पीने से सभी कष्ट दूर हो जाता है। गुरु अमरदास ने बावड़ी का निर्माण करवाया था, जिससे के पानी पीने से सभी कष्ट दूर हो जाते थे। इनके द्वारा प्रचार प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना किया गया तथा वहां महंतों की भी नियुक्ति की गई थी। मुगल सम्राट अकबर इनसे मिलने गोंडवाला गया था तथा इनकी बेटी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान किया गया था। मुगल सम्राट अकबर गुरु अमरदास से मिलने गोंडवाला गए थे तथा इनकी बेटी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान दिए थे। गुरु अमरदास ने अपने शिष्य रामदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया। गुरु रामदास 1574 से 1581 ईस्वी ये अकबर के समकालीन थे तथा गुरु अमरदास के दामाद थे। इनके द्वारा अकबर के द्वारा प्राप्त 500 बीघा भूमि पर अमृतसर शहर की स्थापना किया गया। अमृतसर शहर पूर्व में रामदासपुर के नाम से प्रचलित था। अमृतसर नगर निर्माण हेतु शिष्यों को चंदा संग्रहण के लिए प्रेरित किया। इनके शिष्य रामदास के नाम से संबोधित किए गए थे। रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु रामदास अमृतसर शहर की स्थापना किए थे। अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी गुरु अर्जुन देव का सच्चा बादशाह भी कहा जाता था। इनके द्वारा रामदासपुर अमृतसर नामक तालाब का निर्माण किया गया। अमृतसर तालाब के मध्य में 1589 ईस्वी में हरमिंदर साहब का निर्माण किया गया। हरमिंदर साहब, जिसको स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, 1589 ईस्वी में अर्जुन देव के द्वारा स्थापित किया गया। गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण तथा करतारपुर नामक नगर की स्थापना कराया था। नवनिर्मित शहरों की स्थापना एवं उसमें लिए एकत्रित धन संग्रहण करने वाले शिष्यों को रामदासी कहा गया। कुछ क्षेत्रीय लोगों द्वारा उनको मसंद एवं मेउरा नाम से भी संबोधित किया गया था। अर्जुन देव ने अपने अनुयायियों के अनिवार्य धार्मिक कर लिया था, जो 10% था। इनके द्वारा दिए गए कार्यों में आदि ग्रंथ की रचना भी थी, जिसमें 5 सिख गुरुओं तथा 18 हिंदू संतों का उपदेश संग्रहण किया गया था। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोह पुत्र खुसरो को समर्थन दिया था। इसमें क्षुब्ध होकर मुगल शासक जहांगीर ने कठोर यातना के द्वारा 30 मई 1606 को मृत्युदंड दे दिया था। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को समर्थन दिया था। इससे क्षुब्ध होकर मुगल शासक जहांगीर ने कठोर यातना के द्वारा 30 मई 1606 को मृत्युदंड दे दिया था। गुरु गोविंद सिंह 1606 से 1645 ईस्वी तक। गुरु हरगोविंद ने सिखों में सैनिक भावना पैदा किया तथा संप्रदाय को लड़ाकू बनाया था। इनके द्वारा अमृतसर के किला बंदी कराया गया तथा 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त का भी निर्माण किया गया। गुरु अर्जुन देव ने शिष्यों को शस्त्र धारण करने तथा मांसाहार की आज्ञा प्रदान किया। मुगल शासक जहांगीर के द्वारा इनके 2 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था। मुगल शासक शाहजहां से गुरु गोविंद सिंह का 3 बार युद्ध हुआ, जिसमें वे पराजित हुए थे। गुरु गोविंद ने कश्मीर में किरतपुर नामक नगर की स्थापना किया था। वर्ष 1645 में किरतपुर में ही इनकी मृत्यु हो गई थी।
गुरु हरराय 1644 से 1661 ईस्वी। मुगल राजकुमार राय सिकोह राम सामगुड़ के युद्ध के पश्चात इनसे मिला था। इनसे नाराज होकर औरंगजेब ने इनसे मिलने दिल्ली बुलाया था। ये स्वयं न जाकर बड़े बेटे रामराय को भेज दिया। मुगल सम्राट औरंगजेब को रामराय ने अपने कृत्यों से प्रभावित किया था, जबकि गुरु हरिराय अपने पुत्र से नाराज हो गए। गुरु हरिराय अपने ज्येष्ठ पुत्र राम से नाराज हो गए तथा अपने 6 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्र हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। गुरु हरकिशन 1661 से 1764 ईस्वी। हरकिशन हरिराय के छोटे पुत्र थे। गुरु हरकिशन हरिराय के छोटे पुत्र थे। इनकी मृत्यु चेचक से अतिशीघ्र हो गई थी। इनको इनको अपना भाई रामराय से सत्ता के बंटवारे से संबंधी विवाद था। गुरु रामराय ने देहरादून में अपनी अलग गद्दी स्थापित किया तथा इसके अनुयायी रामराय कहलाते थे। गुरु तेग बहादुर 1664 से 75 ईस्वी। गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। इनके कार्यकाल में गुरुपद के अनेकों दावेदार पैदा हो गए। इनके द्वारा गुरुपद संचालन का केंद्र अमृतसर के स्थान पर माखोवाली हो गया। गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के धार्मिक नीतियों का प्रबलता से विरोध किया था। वर्ष 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली मिलने को बुलाया था। इस्लाम धर्म स्वीकारने को कहा। गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म स्वीकारने से मना करने पर औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दिया। इनकी याद में दिल्ली स्थित शीशगंज के गुरुद्वारा का निर्माण कराया गया था। इनके द्वारा ही आनंदपुर नगर बसाया गया था। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी। इनका जन्म 1666 ईस्वी में बिहार स्थित पटना में हुआ था। ये सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु थे। इनके द्वारा गुरुपद की परंपरा को समाप्त कर दिया गया तथा गुरु ग्रंथ साहिब का गुरु मान लिया गया था। दल खालसा। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया। इसी के अनुयायियों को प्रेरित एक दल का निर्माण किया जो कालांतर में दल खालसा बना। दल खालसा के पश्चात ही सिख पुरुष सिंह एक महिलाओं ने कौर अपने नाम के आगे लगाना प्रारंभ कर दिया। प्रत्येक सिख अनुयायी को 5 वस्तुएं अपने पास रखने की अनिवार्यता कर दी गई। केश, कंघा, कच्छा, कड़ा, कृपाण। गुरु गोविंद सिंह ने 80,000 सैनिकों का दल खालसा तैयार किया था। इनके द्वारा पाहुल नामक एक त्योहार प्रारंभ किया गया था। गुरु गोविंद सिंह ने हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र पौनटा में एक सैन्य प्रशिक्षण स्थल स्थापित किया, जहाँ खालसा सेना एवं सिख सैनिक प्रशिक्षित किए जाते थे। इनकी आत्मकथा विचित्र नाटक है तथा इनके द्वारा कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। इनके द्वारा 4 किले स्थापित किए गए: लौहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़ और केसगढ़। वर्ष 1708 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में अजीम खां के द्वारा इनकी हत्या की गई। इनको बहादुर शाह ने 5000 जाट तथा 5000 सवार का पद प्रदान किया था। बंदा बहादुर 1708 से 1716 ईस्वी। इनका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। इनको गुरु गोविंद सिंह ने बंदा बहादुर के नाम से संबोधित किया था। इनका जन्म 1670 में कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी नामक गांव में हुआ था। इनका अन्य नाम माधव दास था। गुरु गोविंद सिंह ने इसको सिखों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व हेतु पंजाब भेजा था। गुरु बख्श सिंह के नाम से प्रसिद्ध बंदा बहादुर ने 1708 से 1715 तक पंजाब का प्रतिनिधित्व किया। इसने गुरु नानक तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए तथा इसके मोहरे भी स्थापित किए। वर्ष 1716 में गुरुदासपुर ने युद्ध में बंदा बहादुर को कैद कर लिया गया। मुगल बादशाह फर्रुखसिंह ने इसको वर्ष 1716 में मृत्यु दंड दे दिया। रंजीत सिंह। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने दल खालसा में स्थापना किया। इसके उद्देश्य पंजाब प्रांत को राजनीतिक भूभाग से संरक्षित करना था। गुरु गोविंद सिंह ने ही बंदा बहादुर को पंजाब प्रांत का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नियुक्त किया था। गुरु गोविंद सिंह ने ही बंदा बहादुर को पंजाब प्रांत का राजनीतिक प्रतिनिधित्व नियुक्त किया था। मुगल काल में पंजाब प्रांत समृद्ध और उपजाऊ प्रांत था। इसकी राजधानी लाहौर थी। बंदा बहादुर के मुगल सम्राट के द्वारा हत्या के पश्चात पंजाब में राजनीतिक केंद्रीकरण समाप्त हो गया। पंजाब में केंद्रीय सत्ता की समाप्ति के पश्चात गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसालों में विभक्त हो गया था। मुगल एवं अफगान आक्रमण के कारण मिसालों ने वर्ष 1753 में राखी प्रथा का प्रारंभ किया, जिसमें उपज का 1/5 भाग लेकर दल खालसा इसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। समकालीन पंजाब के संप्रभु और संपूर्ण विकास एवं समृद्धि का श्रेय सुकर चकिया मिसल को जाता है।
रंजीत सिंह नवीन पंजाब प्रांत में केंद्रीय सत्ता के संस्थापक थे। इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरवाला गांव में हुआ था। इनके पिता मानसी सुकरचकिया मिसल के मुखिया थे। 1792 में मानसी की मृत्यु के पश्चात 18 वर्ष की आयु में अपना साम्राज्य विस्तार प्रारंभ कर दिया। 1798 अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली का पोता जमान शाह का भारत पर आक्रमण हुआ। वापसी में इसका कुछ तोपें चिनाब नदी में गिर गई। रंजीत सिंह के द्वारा उसको वापस भेज दिया गया। जमान शाह ने 1799 में रंजीत सिंह को राजा की उपाधि का प्रदान किया तथा लाहौर की सत्ता सौंप दिया। 1805 में रंजीत सिंह ने अमृतसर के भंगी मिसाल से छीन लिया। पंजाब एवं पड़ोसी राज्यों में रंजीत सिंह के शक्ति विस्तार से प्रभावित अंग्रेजों ने उनसे कूटनीतिक संबंध स्थापित किया। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड मिंटो ने सर चार्ल्स मेटकॉफ को दूत बनाकर 1809 में रंजीत सिंह से अमृतसर की संधि करवाई। रंजीत सिंह के प्रारंभिक विजय 1819 में सुपेन विजय, 1821 ईस्वी में डेराजाट विजय, 1831 ईस्वी में पजावर विजय, 1836 में लद्दाख विजय, 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिंध में एक रेजिडेंट रख दिया था। 1839 में रंजीत सिंह का देववाशन हो गया। रंजीत सिंह का प्रशासन प्रांतीय शासन रंजीत सिंह ने समूचे राज्य का 4 सूबे में विभाजित किया था। लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर सूबा का प्रमुख नाजिम कहलाता था। सैन्य प्रशासन का वर्गीकरण फैज ए खास और फैज ए बेकवायद। फैज ए खास में 3 लोग थे, घुड़सवार, पैदल और तोपखाना। और फैज ए नियमित सेना था, घुड़सवार, पैदल और तोपखाना। और अनियमित सेना फौजे कवायद, घुरचर खास और मिशलदार। भू राजस्व व्यवस्था भूमि कर राज्य की आय का प्राथमिक स्रोत था। भूमि कर से 35 से 40% सीधे प्राप्त होता था। बटाई व्यवस्था 1823 तक चलती रही। भूमि कर के अलावा राज्य की आय के 2 अन्य साधन सीमा शुल्क व अबकारी कर थे। इसके महत्वपूर्ण तथ्य टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब का सदस्य था। हैदर अली का जन्म बुट्टीकोटा, कोलार जिला में हुआ था। आज पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है, यह कथन इसका है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बेलेजली का था। आज पूरब का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है, बेलेजली का कथन था। मोहम्मद शाह 1719 से 48 के कार्यकाल में स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना किया। नादिर शाह के बुलाने पर स्वतंत्र अवध राज्य के संस्थापक शहादत खां के आत्महत्या कर लिया। शहादत खां ने बुरहानुल मुल्क की उपाधि धारण किया था। सजाउद्दौला ने बक्सर के युद्ध में भाग लिया। छोटा इमाम बाड़ा 1838 में मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1729 में राजा मर्तंड वर्मा ने किया था। मर्तंड वर्मा के उत्तराधिकारी राम वर्मा के समय त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्र संस्कृत विद्वानों का प्रसिद्ध केंद्र था। 18वीं शताब्दी में केरल में कथकली के नृत्य का विकास हुआ था। संपूर्ण भारत में एकमात्र केरल ही राज्य था। इस राज्य में मारती सत्तात्मक समाज का प्रचलन था एवं सती प्रथा कभी भी लागू नहीं था। मुगल शाह मोहम्मद 1719 से 1748 के द्वारा बंगाल के प्रसिद्ध व्यापारी फतेह चंद को जगत सिद्ध की उपाधि प्रदान किया गया था। मीर जाफर को नवाब बनाया जाना बंगाल के प्रथम क्रांति कही गई थी, जबकि नवाब का पद त्याग देना बंगाल की दूसरी क्रांति कही जाती थी। आमीचंद के द्वारा षड्यंत्रकारियों एवं अंग्रेजों के बीच मध्यस्थता की गई थी, जिसका उद्देश्य सिराजुद्दौला को अपदस्थ करना था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। मीर कासिम के द्वारा नियुक्त मेजर समरू नामक सेनापति का वास्तविक नाम बाल्टर रिनहार्ड था। सरकारी अफसरों से मीर कासिम ने खिजरी नामक कर वसूला था। वर्ष 1765 में बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्थापिका स्थापित किया गया था। वर्ष 1770 में बंगाल में भयंकर दुर्भिक्ष की अवस्था पैदा हो गई थी। बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 ईस्वी तक था। पर्सिवल स्पीयर महोदय के द्वारा बंगाल के द्वैत शासन 1765 से 69 को खुली एवं बेशर्म लूट की संज्ञा दी गई थी। पर्सिवल स्पीयर महोदय के द्वारा बंगाल के द्वैत शासन 1765 से 69 को खुली एवं बेशर्म लूट की संज्ञा दी गई थी। श्वेत विद्रोह के समय में हुआ था। बंधुआ मजदूरी परंपरा को सागंडी प्रथा कहा जाता है। धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानित भूमि भी मदद ए मास जो भूमि कर से सम्मुक्ति होती थी। पंजाब के राजा दलीप सिंह का निधन 23 अक्टूबर 1293 को पेरिस में हुआ था।
महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। रंजीत सिंह को सुप्रसिद्ध हीरा प्राप्त हुआ था शाह शुजा से। रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। गुरु गोविंद सिंह की कृति का नाम जफरनामा है। गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ नामक कृति की रचना किया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। अमृतसर नगर गुरु रामदास के द्वारा स्थापित किया गया था। अमृतसर नगर गुरु रामदास के द्वारा स्थापित किया गया था। हेमकुंड में प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है। सिख गुरुद्वारा हेमकुंड में स्थित है। वर्ष 1699 में प्रसिद्ध खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड जहांगीर ने दिया था, जबकि गुरु तेग बहादुर के द्वारा मार दिया गया था। गुरु तेज बहादुर औरंगजेब के द्वारा मार दिया गया था। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह थे। हरमंदिर के निर्माण गुरु अर्जुन देव ने के द्वारा कराया गया था। सिखों के द्वारा अपने आप को 10वां हिस्सा गुरु को दान करने वाली प्रथा का मंशद प्रथा कहा गया था। बंदा बहादुर का वास्तविक नाम लक्ष्मण देव तथा नाम गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। खालसा सेना का गठन प्रसिद्ध सिख गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। 1780 में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को पोलीपुर में हराया था। सरधना में बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था। अवध प्रांत के किस नवाब को मुगल साम्राज्य का प्रथम नवाब नियुक्त किया गया जाता था? नवीन स्वतंत्र राज्य अकाट के संस्थापक सदतुल्ला खां थे। राजा मर्तन वर्मा के द्वारा स्वतंत्र राज्य केरल के स्थापना किया गया था। स्वतंत्र राज्य भरतपुर की नींव चूड़ामन के द्वारा डाली गई थी। नवीन स्वतंत्र राज्य रोहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद तथा उनके पुत्र अली मोहम्मद खां के द्वारा किया गया था। मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा जयपुर के राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि दी गई थी। सूरजमल के जाटों का अफलातुन के नाम से संबोधित किया जाता था। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल में हुआ था। रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 पेशावर जीत के लिए रंजीत सिंह ने वर्ष 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उनको राजा की उपाधि दिया था। लाहौर का शासक मान लिया गया था। 1805 में भगी मिसल से अमृतसर को छीन लिया गया था। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर पदस्थापित हुआ था। खड़क सिंह के व्यक्तित्व में अनेक कमियां थी, जिसमें सबसे बड़ी थी अफीम खाना। खड़क सिंह के शासनकाल में चिलियावाला का युद्ध लड़ा गया था। 13 जनवरी 1849 में इस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजी सेना के सेनापति लॉर्ड गफ तथा सिख सेना के सेनापति शेर सिंह था। इस युद्ध के समय अंग्रेजों के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। इनका निधन अक्टूबर 1893 में वेरिस में हुआ था। इनके अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। 1849 के आखिरी आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात अंग्रेजों के द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया था। 1849 में पंजाब प्रांत के अंग्रेजी शासन में सम्मिलित करने के पश्चात 3 लोगों का एक परिषद का गठन किया गया था। अध्यक्ष सर हेनरी लॉरेंस, सदस्य जॉन लॉरेंस और सदस्य चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले थे। 1800 में अहमद शाह अब्दाली का पुत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा। घरेलू राजनीति के कारण उसे शीघ्र ही पद छोड़ना पड़ा था। पुनः राज्य प्राप्ति के उद्देश्य के लिए अहमद शाह अब्दाली ने रंजीत सिंह से सहायता मांगी। इसी क्रम में अब्दाली ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। कोहिनूर हीरा प्राचीन में कोहिनूर हीरे की खोज आंध्र प्रदेश राज्य के खान से प्राप्त हुआ था। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह भारत आया तथा मुगल सल्तनत पर आक्रमण किया। मुगल सम्राट मुगल शासक को पराजित कर वह कोहिनूर अपने साथ ले गया था। नादिर का वंशज शारशुजा ने इस हीरे को पंजाब में राजा रंजीत सिंह को भेंट स्वतंत्र स्वरूप प्रदान किया। महाराणा रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात इसके उत्तराधिकारी से यह हीरा मुआवजे के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। इस चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले।